हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी डोनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 12th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। अगर आपके मार्क्स की बात की जाए तो 25 नंबर के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पार्टनरशिप में से बनते हैं। 25 नंबर, 80 में से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जो मिलेंगे वो उसी पार्टनरशिप के मिलेंगे। इसका मतलब 30% वेटेज ये आपका रखता है, 28 से 30% वेटेज। ठीक है, तो अकेले 4 चैप्टर्स इस पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे। चारों चैप्टर टोटल मिला के हमारे 25 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर पार्टनरशिप में जो हम पढ़ने वाले, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में नेक्स्ट चैप्टर होता है जब एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर। और फोर्थ हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो 4 चैप्टर है हमारे पास। चारों चैप्टर मिला के टोटल 25 मार्क्स के हमारे पास में क्या बनते हैं, चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, 25 नंबर के हमारे चैप्टर्स। तो 80 में से 25 नंबर अकेली क्या है, पार्टनरशिप है। ठीक है, और इतने इजी चैप्टर्स है, इतने इजी चैप्टर्स है, जब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 25 में से 25 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है पार्टनरशिप में। ठीक है, और बच्चे लाते भी हैं। तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो 25 में से पूरे के पूरे 25 नंबर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, पर ध्यान दीजिए, हमें इसमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे आएंगे पार्टनरशिप, फिर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट और फिर हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। यानी कि ये जो चैप्टर्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड यानी कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट समझे आप एडमिशन पे बिल्कुल नहीं जा सकते। बिना एडमिशन बेसिक कॉन्सेप्ट के एडमिशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या अगर आप सोचो सर डायरेक्टली रिटायरमेंट पढ़ ले हम, ठीक है, तो आप डायरेक्टली रिटायरमेंट नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने कहा कि आपके जो चैप्टर का सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम आज आपके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। 25 मार्क्स के हैं हमारे पास ये चैप्टर्स। अच्छा, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट 12th का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं इसको। तो अब देखिए इस चैप्टर में आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे, आवश्यकता क्या है पार्टनरशिप की। आवश्यकता क्या, नीड हुई कि हमें पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, नीड। थर्ड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर इसकी कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और फोर्थ हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है या अधिनियम कौन सा लगता है। ये 4 चीजें अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 पॉइंट पे आज ही हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर। ठीक है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से इसके अंदर बनते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को समझने से पहले मेनली 4 चीजें सबसे पहले समझनी पड़ेगी, फिर अपन आगे इस चैप्टर पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज चैप्टर में डिफिकल्टीज हमें आने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे फर्स्ट अगर बात करें हम किसकी, अर्थ की। ठीक है, अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या मीन होता है पार्टनरशिप का, साझेदारी कहते हैं किसको है, समझना अच्छे से। साझेदारी का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, व्हेन टू और मोर पर्संस कम्स टुगेदर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, एक व्यवसाय चलाए। उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में एक प्री डिटरमाइंड रेशियो, प्री डिटरमाइंड रेशियो का मतलब होता है पूर्व निर्धारित अनुपात में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और ये सब काम करने के लिए इन्होंने एक समझौता कर रखा होता है। क्या कर रखा होता है, समझौता। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो वापस देखिए, साझेदारी का मतलब क्या होगा, साझेदारी का मतलब होगा कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, और उस समझौते से क्या समझौता करेंगे वो, कि उन्हें एक व्यवसाय चलाना है। किस चीज का समझौता करते हैं, व्यवसाय चलाने का। और उस व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि, उस व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि को एक पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं, पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं, बंटवारा। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप या साझेदारी। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो व्हेन टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स कम्स टुगेदर। ठीक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। समझौता यानी कि क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट।
प्लस किस चीज का एग्रीमेंट, टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी, कैरी बिजनेस एक्टिविटीज, प्लस उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ये प्री डिटरमाइंड रेशियो में, प्री डिटरमाइंड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो देखिए, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक समझौता करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कि वो एक बिजनेस चलाएंगे, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, प्री डिटरमाइंड रेशियो में। तो साझेदारी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप बराबर बराबर बांटते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं एक्स और वाई, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया और इन्होंने बोला कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आयरन का बिजनेस, ठीक है, लोहे का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने मिलकर क्या किया, इसके अंदर पैसा लगाया। एक्स ने भी पैसा लगाया, वाई ने पैसा लगाया। मैंने कहा एक्स ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए और वाई ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए। तो बताओ, इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा क्या वो बराबर बांटेंगे, नहीं। तो इसके हिसाब से तो क्या लगना चाहिए कि सर इसको, वाई को एक्स की तुलना में डबल प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगाया। ठीक है, या ऐसा नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई ने मिलकर बराबर पैसा लगाया, इसने भी 5 लाख, इसने 5 लाख, लेकिन बिजनेस के अंदर एक्स कोई काम ही नहीं करता, एक्स अपने घर पे बैठा रहता है, सारा काम कौन करता है, वाई करता है। तो हो सकता है वाई ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड कर ले। आए सुनने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट ये बांटते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो, उनका एक प्री डिटरमाइंड रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो कहाँ लिखा होता है, ये रेशियो लिखा होता है समझौते में या एग्रीमेंट में। एक्स और वाई मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं सबसे पहले, बिजनेस में एंटर होने से पहले। ठीक है, और एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी जाती है कि हम इस तरीके से बिजनेस चलाएंगे, इतना प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, सारी चीजें कहाँ लिखते हैं, ये एग्रीमेंट के अंदर। ऐसा में तो वापस देखिए, साझेदारी का अर्थ क्या हो गया, कम से कम दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे, कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो ध्यान देना, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिलकर क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। किस चीज का समझौता करते हैं, कि एक बिजनेस चलाएंगे, व्यवसाय चलाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांट लेंगे प्री डिटरमाइंड रेशियो में, जो भी उनका अनुपात होता है। समझ गए, इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी, अर्थ क्या होता है इसका। तो देखिए, जब भी आप विशेषताएं पढ़ेंगे ना, विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमेशा विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अर्थ में से ही निकल के आती है। तो अगर आप इसके अर्थ को या मीनिंग को अच्छे से समझ लोगे ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं भी इजीली अपन समझ सकते हैं, या फिर उसको इजीली अपन याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये थी हमारे पास में परिभाषा। अब दूसरा पॉइंट आता है, सर साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी साझेदारी की, या क्या नीड थी, आवश्यकता। ठीक है, नेसेसरी, नेसेसरी ऑफ पार्टनरशिप। आपने 11th क्लास के अंदर बिजनेस के टाइप्स पढ़े होंगे। हमने बहुत तरीके के बिजनेस पढ़े, 7-8 तरीके के बिजनेस होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यवसाय होता है, पार्टनरशिप साझेदारी होता है, कंपनी होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो ये सब क्या है, बिजनेस के प्रकार है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ सोल प्रोप्राइटर के बारे में। ठीक है, हम दो बिजनेस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, एकल व्यवसायी। एकल व्यवसायी का मतलब क्या होगा, एक सिंगल बिजनेस का मालिक होगा, मैंने कहा एक्स। ठीक है, वो एक व्यवसाय चलाएगा, एक बिजनेस चलाएगा। कौन चलाएगा, बिजनेस, एक्स। एक्स ही क्या करेगा, बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा, मनी। ठीक है, और इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को अकेला कौन वहन करेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी एक्स का और अगर लॉस हुआ तो भी एक्स का। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं जहां पर बिजनेस का मालिक सिर्फ एक होता है, बिजनेस को अकेला चलाता है, पैसा भी अकेला लगाता है, और होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस भी जो होते हैं वो किसके होते हैं, अकेले के होते हैं। तो ऐसे बिजनेस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर या फिर एकल व्यवसाय। ठीक है, तो अब समझना, इस एकल व्यवसाय के अंदर कुछ कमियां थी। ये कौन सा बिजनेस है हमारा, सोल प्रोप्राइटर, या इसे अपन कहें हिंदी में तो एकल व्यवसाय। इस बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, देखिए, अगर ये आदमी चाहे कि अपने बिजनेस को बढ़ाना है इसको, ठीक है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको पैसा चाहिए होगा। और पैसा ये कहां से ला सकता है, अगर सिर्फ अकेला बिजनेस का मालिक है तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने सोर्स से पैसा ला सकता है। ठीक है, और अगर इसके सोर्स भी सारे खत्म हो गए तो अभी और इसको और पैसा चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से लाएगा। तो इसने सोचा, एक्स ने, कि भाई मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने एक आदमी को वो शामिल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वाई, वाई को शामिल कर लेते हैं।
तो एक्स ने कहा भी मेरा तो पैसा लगा हुआ है, अगर मैं वाई को शामिल कर लूंगा तो वाई भी पैसा लाएगा और वाई के भी बहुत सारे सोर्स होंगे, वहां से भी वो क्या कर सकता है, पैसा ला सकता है। तो देखिए जहां पहले एक बिजनेस में लिमिटेड पैसा था, वहां पर अगर आप पार्टनरशिप में चले जाते हो, पार्टनरशिप हो गई है, दो जनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, तो जब आप पार्टनरशिप में जाते हो तो पैसे की कमी नहीं रहती है। और ध्यान देना, यहाँ पर कम से कम दो आदमी होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपकी यहाँ पर लिमिटेशंस दे रखी है, मैक्सिमम 100 और 50। अभी बताऊंगा आपको कि 100 कहाँ होते हैं, 50 कहाँ होते हैं। ज्यादा से ज्यादा साझेदारी के अंदर 100 और 50 की लिमिटेशंस रहती है। ठीक है, तो बताइए अगर एक बिजनेस में जहां एक अकेला आदमी है तो लिमिटेड पैसा होगा, लेकिन जहां आपके बिजनेस के अंदर 50 आदमी आ गए या 100 आदमी आ गए तो आपका बिजनेस और ज्यादा बड़े लेवल पे जा सकता है। तो पहली तो नीड क्या हुई, इसकी आवश्यकता क्या थी कि आपको पार्टनरशिप में एंटर होना पड़ा। सबसे पहले कुछ लिमिटेशंस थी, किसकी लिमिटेशन थी, सोल प्रोप्राइटर की। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की कुछ कमियां थी, इसकी क्या थी, कुछ कमियां थी। और कमियों में सबसे पहली कमी की अगर बात करें तो वो क्या है, पैसा, मनी, ये पहली कमी। दूसरी कमी इसके अंदर अगर अपन बात करें तो देखिए अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाएगा तो अकेला व्यक्ति का अगर ये बिजनेस बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या इसको मैनेजमेंट में डिफिकल्टीज आएंगी, यस। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा, ये अकेला इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता या उसका प्रबंध ये अकेला नहीं कर सकता। तो क्या होगा, इसको किसी और आदमी को भी अपने साथ में लेना पड़ेगा। और इसको अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हो सकता है दो या दो से ज्यादा लोगों को ये अपने साथ में ले ले और क्या बोलेगा कि ठीक है आप भी आ जाओ, हम सब मिलकर बिजनेस चलाएंगे। ठीक है, तो जहां पहले अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा था तो बिजनेस हो सकता है कि कम ग्रो हो रहा हो, लेकिन जैसे आप लोगों को अपने साथ में शामिल करते हो तो सब मिलकर बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, तो एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, है ना। इस दशा में क्या होगा, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दूसरी कमी क्या थी सोल प्रोप्राइटर की, वहां प्रबंध के अंदर सीमितता थी। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंध या फिर मैनेजमेंट, ये दो मेनली कमियां थी या लिमिटेशंस थी किसकी, सोल प्रोप्राइटर की। सबसे पहले तो मनी, पैसा, और दूसरा प्रबंध या मैनेजमेंट। इन दोनों को दूर करने के लिए ही साझेदारी का जन्म हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए साझेदारी के जन्म क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, साझेदारी का जन्म हुआ सोल प्रोप्राइटरी एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, साझेदारी का जन्म किया। अब देखिए कमियों में सबसे मेन दो कमियां थी, दोनों कमियां क्या क्या, एक तो पैसे की कमी, एकल व्यवसाय होगा तो पैसा लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट भी लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपने साथ में लाते हो, उन्हें अपने साथ में पार्टनरशिप में एंटर करते हो, तो पैसे की जो कमी थी वो दूर हो जाएगी और साथ में मैनेजमेंट भी एक से ज्यादा लोग करने लग जाएंगे। समझ गए। तो क्या आवश्यकता थी बताइए फटाफट कि आ, साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों साझेदारी को अस्तित्व में लाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, साझेदारी की अगर आवश्यकता पूछ ली जाए तो हमारा हमारा आंसर क्या होगा, एकल व्यवसाय की कमियों को एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हो। ठीक है, limitations of due to limitations of limitation of sole proprietor। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। इन कमियों में अगर बात करें तो सबसे पहले कमी किसकी, मनी की, पैसे की, और दूसरी कमी किसकी, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की। तो धनराशि की कमी थी और यहाँ पर प्रबंध की कमी थी, दोनों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप बना दी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है, फटाफट बताइए। सबसे पहले अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है, पार्टनरशिप कैसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक समझौता करते हैं, बिजनेस में एंटर करते हैं, बिजनेस को चलाने का समझौता होता है, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने का समझौता होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी या पार्टनरशिप। फिर हम बात करते हैं क्यों पार्टनरशिप का जन्म हुआ, क्यों पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी लोगों को। तो पहले क्या सोल प्रोप्राइटर में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, साझेदारी को जन्म दिया। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अर्थ, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास आवश्यकता। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास विशेषताएं। विशेषताएं के लिए अच्छा ये आपको लिखना है, सारी चीजें ध्यान रख लेना कॉपी के अंदर, आप मुझे शाम तक कॉपी में लिख के भेजेंगे। मैं सिर्फ लिमिटेशंस को मिटा रहा हूँ, सॉरी आवश्यकता को मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट, विशेषताएं, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स।
हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज की अगर विशेषता पता करनी हो तो उसकी विशेषता हमेशा उसकी परिभाषा या फिर उसके अर्थ या फिर उसकी मीनिंग में से निकल के आती है। तो इसकी अगर परिभाषाएं अपन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, इसकी अपन विशेषताएं पढ़ना चाहते हैं, किसकी विशेषताएं, साझेदारी की, तो वो विशेषताएं कहां से निकल के आएंगी, यहां से। ठीक है, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ किसका पढ़ रहे हैं, हम साझेदारी का अर्थ पढ़ रहे हैं। साझेदारी किसे कहते हैं, ये विशेषताएं हम जो पढ़ रहे हैं वो भी किसकी पढ़ रहे हैं, साझेदारी की। साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती है, समझ गए। तो देखिए इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होगी, फर्स्ट इसकी विशेषता होगी दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, क्या एक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप कर सकता है क्या, क्या वो खुद के साथ पार्टनरशिप करेगा, नहीं। तो एक व्यक्ति कभी पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, किसी और को अपने साथ में शामिल करना पड़ेगा। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो तो होने ही चाहिए, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मिनिमम लिख दूं, मिनिमम टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, दूसरी विशेषता ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। क्या होना, समझौता। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, समझौता, यानी कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं कहां से उठा रहा हूं, मैं डेफिनेशंस में से ही हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं, यानी विशेषताएं निकाल रहे हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा जब आप बीएम पढ़ेंगे। बीएम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकलती है वो हमेशा कहां से निकलती है, मीनिंग में से। ठीक है, तो वो की वो चीज यहाँ पर है। तो कम समझौता होना चाहिए उनके बीच में। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, समझौता जो होगा, ये जो एग्रीमेंट होगा, ये लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो समझौता है, ये समझौता मौखिक यानी कि ओरल, या फिर और या फिर रिटर्न, रिटर्न मीन्स लिखित में हो सकता है, ये आप ध्यान दें। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा लिखित में ही होना चाहिए आपके पास में समझौता। अगर आपने आपस में बोलकर भी पार्टनरशिप में एंटर हो गए तो ये भी क्या मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ आती है, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, ए और बी के बीच में अगर झगड़े हो गए, दोनों पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो गए, तो जब आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में हमेशा साक्ष्य मांगती है कोर्ट। तो साक्ष्य यानी कि एविडेंस मांगती है। एविडेंस अगर आपने रिटर्न में नहीं लिख रखा, लिख के नहीं रखा, तो आप जाके वहां पर ये थोड़ी बोलोगे साहब हमने तो आपस में बातचीत कर रखी है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, हमें तो रिटर्न में बताइए। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट होते हैं तो इसलिए आप क्या करते हो, आपने जो एग्रीमेंट बना के रखा है वो एग्रीमेंट लिखित में आप रखो, ओरली नहीं। ठीक है, बाकी ओरल हो भी सकता है और लिखित भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये किसके लिए एग्रीमेंट करेंगे, व्यवसाय चलाने के लिए, यानी कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस को चलाने का वो क्या करेंगे, एग्रीमेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ आने का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं कहां से विशेषताएं निकाल रहा हूं, यहीं से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। लाभ आने का बंटवारा किस अनुपात में होना चाहिए, रेशियो कौन सा होना चाहिए, पूर्व निर्धारित अनुपात होना चाहिए। तो पूर्व निर्धारित अनुपात होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप हमेशा वहां बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट बांटने का रेशियो जो होगा वो ये होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक्स और वाई है, बिजनेस में एंटर हुए, इन्होंने बोला भी जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम 3:1 में बांट लेंगे। ठीक है, तो एक रेशियो है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना किसको मिलेगा, एक्स को, और वाई को कितना मिलेगा, 1 गुना। समझ गए, तो रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जब भी आप इस पार्टनरशिप में एंटर होते हो तो आप हमेशा डिसाइड करते हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लाभ हानि अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, चलो यहां तक आ गए 5 पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक यहाँ पर पॉइंट आता है, यहां तक तो हमने कहां से निकाला, इसकी डेफिनेशन में से, अर्थ में से। अब हम पढ़ रहे हैं असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, जिसे हम कह सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
देखिए ये सारी चीजें आप बीएम में पढ़ चुके हो, मैं तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर हमें थियोरटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, समझ गए। लेकिन ध्यान देना, जब आप प्रैक्टिकल पे जाते हो तो आपको ये सारी चीजें आनी भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसलिए हम पहले क्या करें, थियोरटिकल थोड़ा मैं आपको समझाता रहता हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे, ठीक। तो असीमित दायित्व और राज्य, असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, देखिए अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्या आप अपनी घर की संपत्ति यानी कि एसेट्स भी बेच के उस लॉस की भरपाई करोगे? तो अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व के बीच में अंतर क्या होता है। सीमित दायित्व का मतलब होता है अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेस का जो मालिक होता है वो क्या बोलेगा, वो कहेगा साहब बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है सिर्फ वो आप ले जाओ, मैं घर से कुछ नहीं लाऊंगा। आया समझ? यानी जो बिजनेस का है आपसे वो चीज ले जा सकते हो लॉस होने पर, वो अपने घर से कुछ पैसे नहीं लेके आ सकता, अपनी पर्सनल एसेट्स को क्या कर सकता है, सीमित दायित्व होने पर पर्सनल एसेट्स नहीं देगा, व्यक्तिगत संपत्ति व्यवसाय को कभी नहीं देता है। वो किस कंडीशन में, सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटी होने पर। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, असीमित आपका दायित्व है, तो इस केस में अगर बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा तो आपको अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां, आपको अपनी पर्सनल एसेट्स जो है वो भी बेचकर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप भी ऐसा ही होता है, जितने भी साझेदार होते हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, अगर फ्यूचर में लॉस हो जाए तो इन सारे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएगी उसकी लॉस की भरपाई करने के लिए, समझ गए। तो इस चीज को अपन बोलते हैं असीमित दायित्व, अनलिमिटेड इनकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। फिर बात करते हैं पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं, इसका मतलब क्या होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसकी खुद की एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या? नहीं होती। जब बिजनेस के जो मालिक होते हैं उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आप समझते हो कि उसे एक अलग से व्यक्ति मान लिया गया है। क्या पार्टनरशिप को अलग से व्यक्ति मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन पता है, कंपनी एक ऐसा बिजनेस का प्रकार होता है जहां पर कंपनी को अलग से एक व्यक्ति माना जाता है। व्यक्ति मानने का मतलब है उसके पास अधिकार है, वो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने नाम से कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम से एसेट्स को बेच सकती है, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके अंदर कंपनी की एक सील होनी चाहिए, कॉमन सील, तो अपन इसको बोलते हैं उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। यानी कि खुद कंपनी अपने नाम से सौदे कर सकती है। लेकिन पार्टनरशिप की अगर बात करें तो क्या पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बिजनेस में जो भी डील होती है वो किसके बेस पे की जाती है, वो साझेदार अपने नाम से करते हैं, समझ गए। तो सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी, पार्टनरशिप की नहीं होगी, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। तो यहां तक ये थी हमारे पास में कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम एक्चुअल में पार्टनरशिप कहते किसको हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा आज का थ्योरी का जो पार्ट है वो है एक्ट। एक्ट का मतलब समझना, जब भी कोई किसी भी तरीके का बिजनेस चलता है तो उसके ऊपर कुछ लॉज बने हुए हैं, लॉ मतलब कुछ कानून बने हुए हैं। वो कानून जो है वो प्रावधान बनाते हैं, कुछ प्रोविजंस बनाते हैं और बताते हैं कि पार्टनरशिप इस तरीके से काम करेगी, या अगर मैं कहूँ कंपनी इस तरीके से काम करेगी, समझ गए। तो साझेदार में किस तरीके से काम किया जाएगा, साझेदार किस तरीके से प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, किन किन कानूनों का वो पालन करेंगे, वो सारी चीजें कहाँ पर लिखी होती है, वो एक अधिनियम के अंदर लिखी होती है। तो जो कानून दिए हुए होते हैं उसके संबंध में, पार्टनरशिप के संबंध में या साझेदारी के संबंध में जो कानून होते हैं वो कहाँ लिखे होंगे, वो एक अधिनियम के अंदर लिखे होंगे, ठीक है। तो उस अधिनियम का नाम यहां पर देखिए, अधिनियम। पार्टनरशिप जो होती है, साझेदारी, साझेदारी के ऊपर एक अधिनियम काम करता है, जिस अधिनियम का नाम क्या है, इंडियन इंडियन पार्टनरशिप, याद रखें आप, पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारतीय भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये हमारे पास में एक्ट एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर। देखिए हर एक चीज के ऊपर लॉ लगता है, कानून लगता है,
यानी कानून ने उसके ऊपर कुछ नियम बना के रखे होते हैं। जैसे अभी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कानून बताएगा आपको अकाउंटिंग भी किस तरीके से करनी। तो जो सारी चीजें साझेदारी के बारे में जिस कानून के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है वो कौन सा कानून है हमारे पास में, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखें आप, समझ गए। क्वेश्चन बनता कई बार कि कौन सा एक्ट हमारे इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये था हमारे पास में अभी तक थियोरटिकल पार्ट, ठीक है। थ्योरी इसकी अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी थ्योरी में आपको धीरे धीरे क्लासेस के अंदर कुछ प्रैक्टिकल करते जाएंगे और लास्ट के 5 या 10 मिनट में आपको क्या करूंगा, इसकी कुछ थ्योरी भी समझाता रहूंगा, ताकि क्या है हमारे साथ दोनों चीजें साथ साथ में कवर होती रहे। क्योंकि नहीं तो ऐसे थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम अकाउंट नहीं बीएम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसकी अपन अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो हमने आज जो भी चीजें लिखी, 4 पॉइंट हमने लिखी, आप अपने कॉपी में राइट डाउन करें, ठीक है, लिख लिया उसको। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें हम कितनी चीजें कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे प्रैक्टिकल चीजों में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि विभाजन खाता। ये किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ए। फिर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ये है ए पार्ट। बी पार्ट जो है वो है यहाँ पर गारंटी का, गारंटी, ठीक है। गारंटी यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं या तो गारंटी बोल दो या इसको बोल सकते हैं अपन आश्वासन, ठीक है। तो बी पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में गारंटी क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें अपन कवर करने वाले। और थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, सी पॉइंट, पास्ट एडजस्टमेंट, भूतकालीन समायोजन, भूतकालीन समायोजन। ये 3 पार्ट में इस चैप्टर को प्रैक्टिकल पार्ट में पूरा बांटा हुआ है। ये तीनों चीजें कवर करती है, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट। ये अगर आप अच्छे समझोगे तो वो पॉइंट तो बहुत इजी लगने वाले हैं आपको, वहां पर कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो अच्छा, ये दोनों जो चीजें है ना, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, सेकंड और थर्ड चैप्टर के लिए भी और फोर्थ चैप्टर के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये जो चीजें आप पढ़ोगे ना, ये फ्यूचर में सेकंड चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे और फोर्थ में भी हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 25 नंबर अगर आपको पूरे 25 में से 25 चाहिए तो आप इन चीजों को कवर करके ही ला सकते हो, समझ गए। चलिए यहां तक बता लीजिए एक बार आप। तो चलिए अपन इसमें कवर पॉइंट, फर्स्ट जिसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाए, ठीक है। तो चलिए आपने 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट्स पढ़ रखे हैं। कौन से अकाउंट्स पढ़ रखे हैं? थोड़ा सा उनके बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फाइनल अकाउंट्स की बात की जाए तो फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया है, इससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलता हो या ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर बाय लॉस होता है। फिर अगर ये प्रॉफिट है तो इस साइड में पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं, बाय साइड में ग्रॉस और लॉस आए तो टू साइड में टू ग्रॉस। उसके बाद यहाँ पर सारे एक्सपेंस लिखते हैं अपन, टू एक्सपेंस इस साइड में इनकम होते हैं, लिख देते हैं बाय। और फिर यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर निकल के उसको बोलते हैं, टू साइड में है तो नेट प्रॉफिट
और बाई साइड में है तो नेट लॉस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो आते हैं, फिर इस नेट प्रॉफिट या लॉस का हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बैलेंस शीट कैपिटल में जाके क्या हो जाता है, आइडिया लेस। अगर नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं नेट लॉस है, लेस करते हैं नेट लॉस। यहाँ तक आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस आएगा, P&L में जाएगा, P&L से नेट प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में इस तरीके से अपन फाइनल अकाउंट। ये हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जब पार्टनरशिप की बात की जाए, पार्टनरशिप की ये सोल प्रोप्राइटर मतलब एकल व्यवसाय के अंदर जो भी लॉस होता है या लॉस किसका होता है, ये किसका अकेले मालिक का होगा तो ये प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देते हैं, लॉस होता तो उसकी कैपिटल को कम, क्योंकि यहाँ पर एक ही अगर दो या दो से ज्यादा मालिक होगा तो इसको क्या होगा, बांटना पड़ेगा अपने आयस में। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमें इस प्रॉफिट इस लॉस को डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं डालना। हमें इस प्रॉफिट को यहाँ पर रोक लेना है। हम इस प्रॉफिट को उठाकर इस लॉस को उठाकर अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा तो अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग बनाना ना P&L सीधा क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए क्वेश्चन आपको हमेशा प्रॉफिट या लॉस देगा। हमेशा क्वेश्चन में बताई देगा साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस फिर उससे हमें क्या बनाना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ गए। चलिए तो अब हमें सीखना ये है कि सर P&L अकाउंट बनाते कैसे। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए ये बनाने के लिए आपको क्या बनाना चाहिए, इस चीज को समझना। अगर आपके पास में पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा तीन पार्टनर आपके पास बी और सी, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट आता है, जो भी अकाउंट से देना, वो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे और खर्चे जो होते हैं वो लेस करते हैं, वो ऐड कर देते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता हमारा, सारे खर्चे और इनकम ऐड और लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में क्या करना होता है, ए बी और सी बिजनेस के मालिक ओनर। हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट में पार्टनर्स को अगर कोई चीज सपोज कीजिए बिजनेस में बहुत ज्यादा काम करता है, तो बहुत ज्यादा काम करेगा तो इसका मिलेगा। ए ने बोल दिया भाई बहुत ज्यादा काम सैलरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। हमने कहा तो सही है, ज्यादा काम कर रहा है। बी क्या करता है, बी अच्छा खासा काम करता है, तो बी मुझे भी क्या सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। सी कुछ नहीं करता तो उसको हम सैलरी नहीं। पहली चीज को सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सैलरी के साथ में बोनस भी चाहिए, बोनस तो इनको बोनस भी दिया जाता है। समझ पा रहे, मैंने कहा सारे खर्चे और इनकम लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बिजनेस के मालिकों का, लेकिन इसको हम डायरेक्ट से बांटते नहीं। उससे पहले हमें साल के दौरान ये मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सैलरी बोनस मिलना। और एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है, तीनों पार्टनर के बिजनेस में पैसा लगा, इस पैसे के ऊपर मिलना चाहिए, ब्याज मिलना का साहब बात तो सही। इनकी कैपिटल के ऊपर दिया जाता तो वो क्या होगा, लिखा जाएगा। सारी चीजें कहाँ से दी जाए, सैलरी बोनस प्रॉफिट में से तो अरे सुनने। अब एक चीज और, जब भी आप बिजनेस में अकाउंटिंग करते हो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट। जब भी आप बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करते हो तो हमेशा आपको बिजनेस मानना हो, बिजनेस के मालिक में। जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, हमेशा कौन बनाता है, ये बिजनेस बनाता है। ये कौन है, बिजनेस के मालिक। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें। बिजनेस का मालिक अलग होता है, यहाँ है बिजनेस।
और ये है बिजनेस के मालिक बी और बिजनेस के मालिक को ने बिजनेस पैसा दिया और बिजनेस चलाओ आप बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट क्या करेंगे बांट लेंगे। तो ये जो अकाउंटिंग हम बनाते हैं ना, कहीं पर भी किसी भी तरीके की अगर अकाउंटिंग की जाए तो हमें क्या जाना अकाउंटिंग बिजनेस का, और बिजनेस को हमेशा उनकी जो मालिक होते हैं उनसे अलग माना। तो हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे और हम क्या मानेंगे जो बैठे हैं वो हमारे क्या है मालिक है। तो हमारे जो काम चल रहा है किसके लिए मालिकों के लिए काम, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में डाल देना, आप हमेशा बिजनेस और खुद को अलग अलग मानोगे और जब भी आप अकाउंटिंग करोगे खुद को बिजनेस मान के ही अकाउंटिंग करोगे। चलिए ठीक है। तो अब मैंने कहा आपके पास में नेट प्रॉफिट में से बहुत सारी चीजें पार्टनर्स को। तो सबसे पहले क्या होगा बनाने के लिए बाई साइड में लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट। ये आपके पास में बचा हुआ पड़ा है, यानी कि जो भी खर्चे सब लेस कर दिए। कौन से खर्चे जो मालिकों को देने, कोई भी चीज हमने अभी तक लेस नहीं करी। उससे पहले जो भी खर्चे थे वो सारे पे कर चुके। अब कई चीजें मालिकों को देनी। तो देखिए, मैं अगर पार्टनर को सैलरी दूं, मैं तो बिजनेस हमेशा खुद को क्या मानना है अकाउंटिंग करते हो आप बिजनेस अगर सैलरी देगा तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, ठीक है। मेरे लिए खर्चा हो गया, खर्चों को हमेशा क्या किया जाता है डेबिट या क्रेडिट। बिजनेस के जो हमेशा क्या किया जाता है। तो इस प्रॉफिट में से हम बना रहे हैं हम प्रॉफिट में से प्रॉफिट में सैलरी दूंगा एक और बी को या सी को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको क्या कर दूंगा डेबिट कर, टू साइड में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं पार्टनर्स सैलरी। आया सुन मैंने सैलरी को डेबिट में लिए तो खर्चा है, तो ए बी और सी जो मालिकों को सैलरी दूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग कौन करता है बिजनेस अगर उसको सैलरी दूंगा तो मेरे खर्चा हो गया, तो इसलिए डेबिट कर दिया। ये होगी हमारी डेबिट साइड, हमारी क्रेडिट। यहाँ पर हम वही चीज लिखते हैं खाते में पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है। तो चलिए समझ रहे हैं आप। सबसे पहले क्या करना है नेट प्रॉफिट ढूंढना है। क्वेश्चन आपको दे हमेशा गिवन होगा कि बाई साइड में लिखो टू साइड में लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या दे दिया पार्टनर को सैलरी दे दी। मैंने कहा तीनों सैलरी को सैलरी। तो हम क्या अलग लिखेंगे नहीं, हम बी और सी इनको जो भी सैलरी मिलेगी उनको बाहर लिख आया समझ में। फिर मैंने कहा पार्टनर स्कोर क्या लिमिटेड चीजें होती है, पांच चीजें आप याद कर क्या मिल सकता है। सैलरी मिल दूसरा मिल सकता पार्टनर्स को बोनस मिलेगा तो वो भी बिजनेस का मैं पे करूंगा क्या हो जाएगा क्या लिखूंगा पार्टनर बोनस। अब बोनस भी सेम मिला तो ए बी को मिला तो बी सी को मिला तो सी। समझ गए मैंने और क्या बोला। मालिकों ने बिजनेस को पैसा यानी कैपिटल जब भी बिजनेस के मालिक पैसा लगाते हैं इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के मालिकों ने पैसा दिया यानी कैपिटल दी। तो वो से क्या मांगेंगे इंटरेस्ट मांगेंगे ब्याज मांगेंगे। मैं उनको ब्याज पे करूंगा तो ब्याज मेरे लिए क्या हो गया खर्चा है। तो वापस क्या करूंगा यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा मैं टू साइड में, इसलिए टू में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए को दिया तो ए बी को दिया तो बी और सी को दिया तो सी। समझ गए। तो देखिए, तो मैंने अभी तक तीन चीजें दी है पार्टनर्स को। पहली सैलरी जरूरी नहीं सब दो को मिला तो दो का नाम लिख दो। बोनस दिया तो बोनस इंटरेस्ट ऑन दिया तो इंटरेस्ट ऑन। और क्या मिल सकता है पार्टनर्स को कमीशन या रेम्युनरेशन। क्या होता है कमीशन और रेम्युनरेशन का मतलब है कोई काम करे दूसरे पार्टनर एक्स्ट्रा काम ज्यादा काम उसको ये तो सारी चीजें मिलेगी। दूसरे पार्टनर इसको मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं रेम्युनरेशन या फिर ये भी अगर मैं पार्टनर को दूंगा तो मेरे लिए क्या खर्चा है। तो हम कहाँ लिखेंगे साइड में टू साइड लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन या फिर रेम्युनरेशन।
आया समझ में, आया समझ में। ये भी तीनों को मिल सकता है। ए को मिला तो ए, बी को मिला तो ए, बी को मिला तो बी और सी को मिला तो सी। तो अभी तक हमने जो चीजें देखी है वो चार चीजें और मेनली यही है, ठीक है। तो हम पार्टनर्स को क्या सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल दे सकते हैं, रेम्युनरेशन या कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज ऐसी भी होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में समझते थोड़ा। ये है बिजनेस के मालिकों ने बिजनेस को जैसा दिया पैसा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये बोलते हैं जब बिजनेस के मालिक लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं। तो जब इन्होंने बिजनेस को पैसा दिया तो इस कैपिटल के ऊपर उन्होंने हम बिजनेस मेरे से वो कह रहे हैं हमने आपको पैसा मालिक बिजनेस को कह रहे हैं हमने आपको पैसा हमें ब्याज के सामने का ठीक है साहब ले लो। क्या बिजनेस के मालिकों को व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए भी होता है। और उस केस में वापस बिजनेस क्या बोलते हैं में थोड़ा निकाली कोई दिक्कत नहीं। तो बिजनेस के मालिक अगर पैसा लगाते हैं तो बोलते हैं। और जब बिजनेस के मालिक को व्यक्तिगत पैसा चाहिए होता है उनको जो पैसा देते हैं इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो जब मालिक पैसा देते हैं और जब मालिक बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए तो इसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। अब मैं मालिकों को साहब पैसे तो ले जाओ ब्याज लूंगा। मालिक बोलते क्यों हमने कहा भाई आपने हमें पैसा दिया दे, कैपिटल आपने हमसे क्या मांगा, ब्याज मांगा। अब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो आप ब्याज लूंगा तो सही ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलता है ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या है, इसलिए मैं इसको डेबिट किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है। हम क्रेडिट में और क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आया समझ में। तो एक चीज ऐसी होती है बिजनेस में जो एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट में लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ इसकी पी&एल के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली चीजों के नाम बताइए। एक तो नेट प्रॉफिट आ गया और दूसरा ड्राइंग। ऐसे में एक नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जैसे ये सारी चीज आ गई। मैंने हमारे पास में अमाउंट फिल करता हूँ, थोड़ी और क्लियर किया। मैंने कहा देखिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था। इस 5 लाख के प्रॉफिट इमेजिन करो 2 लाख रुपए सैलरी देने को पार्टनर्स को, 1 लाख रुपए आपने बोनस दिए। मिटाऊंगा वापस उसकी फॉर्मेट उतारना ये नहीं। मैंने कहा 5 में 2 लाख सैलरी 1 लाख बोनस 1 लाख की मैंने कहा इनको हमने क्या दे दिया कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 40,000 रुपए जो है हमने इनको कमीशन, ठीक है। सबका अब देखिए हमारे पास क्या प्रॉफिट बच गया, ध्यान से देखिए। अच्छा 40 ने इसको 50 कर लेता हूँ। और मैंने कहा 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए बिजनेस के पास 5 लाख तो पहले ही थे। 10 इनको ब्याज मिल गया। 5 10 में से 2 लाख सैलरी देते बचे 3 10 में से 1 लाख बोनस बचे 2 10 में से 1 लाख कैपिटल दे दी। 1 10 में से 50,000 माइनस पीछे बचते हैं 60,000 जो बचे। ये किसका है? तो बिजनेस क्या बोलेगा साहब ये तो सब बचा हुआ प्रॉफिट ये भी ले, क्योंकि बिजनेस जो चल रहा है मालिकों के पैसे से तो चल। तो अब जो प्रॉफिट बच जाता है इसको भी हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल में डाल देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे बैलेंसिंग फिगर ए बी और तीनों में बाढ़ 60,000 आया। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता हमेशा बराबर मान के उठता हूँ 20,000 समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। तो बहुत सिंपल सा अकाउंट है। अमाउंट एक बार मिटा देता हूँ।
वापस देखिए किस तरीके से करना, आपको बड़ा क्वेश्चन दे, बड़ा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ढूंढना हमेशा नेट प्रॉफिट। उसके बाद ढूंढना क्या चीजें मिल रही है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, इनकम बैलेंस। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो पेंडल है, बनाया जाता है, एक साल का मतलब जब भी आपके साल के अंत में कैलकुलेट करते हैं आपका प्रॉफिट आता है, तो उस टाइम हम क्या बनाते हैं अकाउंट। तो इसके अंदर आने वाले सारी चीजें एक साल का मतलब अगर क्वेश्चन सैलरी है किसी पार्टनर की 1,000 रुपए पर मंथ, एक महीने की सैलरी कितनी 1,000, तो हम जब यहाँ 1,000 नहीं हुआ, मुझे उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 महीने की सैलरी चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ऐसा समझ में, हमेशा ध्यान, ये जो आप बनाओगे हमेशा ईयरली बनता है। 12 महीने की सारी चीजें लिखी जाए। तो इसके ऊपर अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी और ऊपर आ जाएगी। तो चलिए यहाँ तक आप इस फॉर्मेट को किस तरीके से पेंडल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो भी चीजें पार्टनर को दी जानी है वो सारी डेबिट में लिखी, एक चीज पार्टनर से ली जाती है वो क्रेडिट में लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। क्या दे सकते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, बाकी बचाओ प्लस में बांट देते हैं उनकी कैपिटल। इन सारी चीजों को डेबिट इसलिए किया जाता है, अपने आप को हमेशा बिजनेस मालिक नहीं मानते। बिजनेस के लिए हमेशा अगर मुझे कोई चीज पे करनी तो मुझे सैलरी देनी है, खर्चा करूंगा, बोनस देना करूंगा, इंटरेस्ट कैपिटल देना खर्चा है, तो डेबिट। इसी तरीके से इनकम भी होती है। पार्टनर से मैं क्या इंटरेस्ट लेता हूं, इसके ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम हो गई, इनकम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कल लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लगभग इस क्लियर कर लेंगे। ठीक है। पूरे चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, पेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिक्स है आपके आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।